औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। ओके, और जो मेन टॉपिक है वो है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। याद रखिए, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम में इसके फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम पर जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें वी स्टडीड एंगुलर मोमेंटम इन डिटेल। फिर दूसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि हमने टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेट किया। इसके बाद हमने टॉर्क को एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेट किया, ठीक है, इन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। अब अंडर दिस मेन टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है? दिस लॉ स्टेट्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस लॉ स्टेट्स दैट द लीनियर मोमेंटम of a system remains constant in the absence of external force। अगर किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अब मसलन एक बॉडी कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी या लीनियर मोमेंटम से स्ट्रेट लाइन में जा रही है, आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, तो देयर इज नो फोर्स ऑन द बॉडी। नो फोर्स, linear momentum remains constant. No external torque, angular momentum remains constant। तो याद रखिए, अगर किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। लुक एट, इसे हम इस तरह स्टेट करते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, ठीक है, यानी सिस्टम आइसोलेटेड है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम डजंट चेंज, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दिस इज अ लॉ। और याद रखिए, ये एक नेचुरल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दीज आर द बेसिक लॉज ऑफ कंजर्वेशन इन फिजिक्स, इन नेचर। ओके, याद रखिए, इसे हम इस तरह भी स्टेट करते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखिए, जब आप आइसोलेटेड लफ्ज लिखें तो फिर एक्सटर्नल, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क लिखें तो फिर आइसोलेटेड लफ्ज लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जिस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं हो। ठीक है, शाबाश। तो वी से द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, अब किस तरह? तो look at according to the second law of motion in terms of angular momentum, it is written like this: the time rate of change of angular momentum is equal to the applied torque. The time rate of change of angular momentum is equal to the applied torque. This is let equation number 1 for isolated system. For isolated system, the external torque is zero. So equation number 1 is becoming like this. इसका मतलब है डेल्टा L डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखिए, डेल्टा L डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ये मतलब है कि या तो डेल्टा L 0 है
देखिए, या डेल्टा एल ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज ज़ीरो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि या डेल्टा टी इन्फिनिटी है, तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इस तरह लिखेंगे, दिस इक्वेशन सेज दैट ईदर, देखिए इट इज वी कैन से कि ईदर डेल्टा एल इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा ऑप्शन ये कि डेल्टा टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ज़ीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज ज़ीरो, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, या एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, द सेम इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ओके, लेकिन हमें पता है कि डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। देखिए, डेल्टा टी इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। देखिए, डेल्टा टी कैन नेवर बी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है इन दिस यूनिवर्स। तो इसी वजह से वी कैन से कि दूसरा ऑप्शन क्या है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा एल इज इक्वल टू ज़ीरो का क्या मतलब है कि एल में चेंज नहीं आ रहा। डेल्टा एल इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है एल में चेंज नहीं आ रहा। अगर एल में चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है एल इज कांस्टेंट। If there is no change in L, तो it implies that, it means that L remains constant. तो याद रखिए, when the external torque on a system, the external torque on a body is equal to zero, तो please remember the angular momentum remains constant. This is called law of conservation of angular momentum. अफान, ये आप आ जाएं, ये हेडिंग छोड़ दें, द प्रेयर आंसर। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें नंबर 1 है मोशन ऑफ डाइवर्स। ठीक है, मोशन ऑफ डाइवर्स। डाइवर्स जानते हैं ना, गोताजन जिसे कहते हैं, वो जंपर्स वगैरह वगैरह। आपने अगर देखा हो तासो बर्मिंघम स्विट्जरलैंड तसे राजे, ठीक है। बहरहाल लुक इट, आपने टीवी पे देखा होगा, नेट पे देखा होगा, वो मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। बाज़ जो जवान होते हैं वो ज़्यादा हाइट से वाटर में चिल्लान लगाते हैं, ठीक है। वो जो मिडल एज के होते हैं वो थोड़ा सा नीचे, फिर जो बुढ़े होते हैं वो और नीचे वगैरह वगैरह, इट डिपेंड्स अपॉन। तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम बराबर है आई इंटू ओमेगा। इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज mr squared into omega. Now look at this equation. This equation plays a very important role in diving. Look at शुरू में आपने देखा होगा जब वो डाइवर जंप करता है, जंप लगाता है, तो उसके हाथ और पांव इस तरह खुले हुए होते हैं, इस तरह। देखिए वो इस तरह जंप, देखिए अगर वो इस तरह जंप करते हैं तो व्हाट हैपेंस, देखो वो जंप अगर इस तरह करते हैं, उसके हाथ और पांव शुरू में इस तरह होते हैं, तो आप लोग देखिए जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है उसका आर ज्यादा है। आर अगर ज्यादा है, लुक इट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। देखिए जिस सर्कल में वो जा रहे हैं उसका आर ज्यादा है, आर ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो एंगुलर वेलोसिटी कम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो एंगुलर वेलोसिटी कम। क्यों? टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा, टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। वाई?
because there is no external torque on this driver. इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो दिस इज अ लॉ कि जब भी किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। जब वो थोड़ा सा नीचे दरमियान में आ जाते तो फिर वो क्या करते, वो अपने हाथों और पाँव और सर को इस तरह एक दूसरे के नज़दीक ले आते हैं, इस तरह करते हैं वो। जब वो इस तरह करता है तो व्हाट हैपन्स, सर्कल छोटा हो जाता है, आर कम हो जाएगा। जब आर कम हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समरसाल्स लेता है। समरसाल्स अंग्रेजी में समरसाल कहते हैं, हम क्या कहते हैं पश्तो में बाजीगर कहते हैं, बाजीगर, ठीक है। तो वो ज़्यादा समरसाल्स लेता है। ज़्यादा समरसाल्स लेने का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। लेकिन रिमेंबर वो बड़ा होशियार होता है। व्हेन ही सीज द सरफेस ऑफ वाटर, जब उसे सरफेस ऑफ वाटर दिखाई देता है तो वो अपने हाथ पाँव को फिर इस तरह करता है, फिर हाथ पाँव को इस तरह करता है। तो फिर आप देखिए आर बढ़ जाता है, आर बढ़ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है, तो वो स्लोली सरफेस ऑफ वाटर पे नीचे आ जाता है। सही है। तो याद रखिए इस पूरे प्रोसेस में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टेक्स प्लेस because there is no external torque acting on the person। शाबाश, ये भी सब। दूसरा एग्जाम्पल है नंबर 2। नंबर 2 है मोशन ऑफ अ मैन स्टैंडिंग or sitting, whatever it may be, standing on a turntable। जिस तरह रिवॉल्विंग चेयर होती है तो टर्न टेबल भी होती है, ठीक है। टर्न टेबल मीन विच रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ। तो लुक एट हमारे पास अगर ये एक टर्न टेबल है, ठीक है, दिस इज अ टर्न टेबल, और इस टर्न टेबल के ऊपर एक आदमी खड़ा है या बैठा है, वट एवर इट मे बी, अगर इधर एक आदमी खड़ा है और याद रखिए इसके हाथ इस तरह है, सही है। हाथों में मे भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ वेट्स भी हों या नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन इसके हाथ इस तरह है। क्लियर। शुरू में यू विल अप्लाई सम टॉर्क ऑन दिस सिस्टम, तो फिर आप देखिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से ये सिस्टम मूव करेगा। सिस्टम का मतलब है टेबल प्लस मैन, इज इट। अच्छा अब गौर से देखो, अगर इस आदमी के हाथ इस तरह है तो देखिए जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है उसका रेडियस ज़्यादा है, तो ज़्यादा रेडियस का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। असल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन दूर दूर तक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस दूर तक है, इज इट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। तो देखिए अगर मैं इसे इस तरह लिखूं कि लेट अस सपोज the initial angular momentum of the system is m is the mass of the system, r1 is the radius, ठीक है।
ओमेगा 1 इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब अगर ये आदमी इस तरह करें, लोकेट, ये है सेम टर्न टेबल, ठीक है, और ये आदमी अपने हाथों को देखें, ये अगर अपने हाथों को बॉडी के नज़दीक ले आता है, हाथों को अगर इस तरह नज़दीक ले आता है, पहले लोकेट, पहले इस आदमी के हाथ इस तरह थे तो रेडियस ज़्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, एंगुलर वेलोसिटी कम। क्यों? टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। तो वो स्लोली कम एंगुलर वेलोसिटी से इस तरह रोटेट करते हैं, लेकिन रिमेंबर जब वो अपने हाथों को इस तरह करे तो वो तेज़ी से मूव करेगा। देखिए, जब वो अपने हाथों को बॉडी के साथ ले आता है, व्हेन ही क्लोजेस हिज हैंड नियर टू हिज बॉडी, सो व्हाट हैपन्स, उसका देखिए सर्कल जो है वो छोटा हो जाता है, आर कम हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। व्हाई? टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। क्यों? बिकॉज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। देखिए, ये तो आदमी इंटरनली अपने हाथों को इस तरह करते, एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पर नहीं है, तो इस पूरे प्रोसेस में एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। सो द फाइनल एंगुलर मोमेंटम could be written as m r2 squared omega 2. This is equation number 1. According to the law of conservation of angular momentum, no external torque is acting on the system. Torque is equal to 0. अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट का मतलब है कि L1 L2 के बराबर होगा। ये वैल्यूज अगर आप इधर लिखें तो दिस इज m r1 स्क्वेयर्ड ओमेगा 1 एंड दिस इज m r2 स्क्वेयर्ड ओमेगा 2। m के साथ कैंसिल, तो यह आ जाएगा r1 स्क्वेयर्ड ओमेगा 1 इज इक्वल टू r2 स्क्वेयर्ड ओमेगा 2। अच्छा देखो, लुक इट, बिस्मिल्लाह, हमारे पास R1 क्या था? ज़्यादा, तो ओमेगा 1 कम, R2 कम, ओमेगा 2 ज़्यादा। देखिए हमारे पास ये R2 कम हो जाते हैं, R2 इज लेस देन R1। क्लियर? अच्छा, वेलकम बैक। आज़ान हो रही थी तो हमने थोड़ा सा इसे स्टॉप किया था। आप लोग देखिए, इफ़ नो टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, so according to the law of conservation of angular momentum, L1 is equal to L2. If you are putting those values here, so m is cancelled with m and we are getting this equation. देखिए ये इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर सपोज R2 R1 से कम है, देखिए ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के बराबर है। अब अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, और ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, बिकॉज द प्रोडक्ट हैज़ टू बी द सेम, इज इट? तो सपोज अगर R2, देखिए फाइनली जब वो अपने हाथों को इस तरह करते हैं तो R2 कम हो जाता है। R2 अगर कम हो जाता है R1 से, तो याद रखिए ओमेगा 2 becomes greater than omega 1. And what is the reason behind this? What is the physics behind this? In order to conserve the angular momentum of the system. Okay? Yes, now another example. तीसरा एग्जाम्पल है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है? नंबर 3 है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। याद रखिए, अकॉर्डिंग टू केपलर लॉज, केपलर एक साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कि हमारे पास अगर ये सपोज सन है तो ये जो ज़मीन है ये सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन
इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और ये सन जो है इट इज़ वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स। याद रखिए इलिप्स के दो फोकाई होते हैं, उस डिटेल में हम नहीं जाते, मैथमेटिक्स में आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, एक फोकस इधर होता है एक इधर। तो ये सन इस इलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पे लाई करते हैं, और द अर्थ इज मूविंग अराउंड द, देखिए दिस इज अर्थ, ठीक है, इसका में से एम ई, और ये जो सन है इसका में से एम एस, और ये आर है। तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, इस तरह मैं लिखूंगा, मेस ऑफ द अर्थ आर स्क्वेयर्ड, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो लुक एट ए, अगर ये मेस यहाँ पर है यानी ज़मीन यहाँ पर है, तो ये रेडियस क्या है, ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, एंगुलर वेलोसिटी कम। यहाँ पर ज़मीन स्लोली मूव करती है, लेकिन जब ज़मीन इधर आ जाती है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब देखिए जब ज़मीन यहाँ पर आ जाती है तो याद रखिए आर हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आर कम, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा। और आप देखिए फिर ये बॉडी इधर आ जाती है, तो आप देखें वी कैन से लाइक दिस, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम यानी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, और फिर यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कम 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 कम। लेकिन इस पूरे मोशन में व्हाट हैपन्स, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अच्छा नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। शाबाश। एंगुलर मोमेंटम of a rotating rigid body अच्छा, रिजिड बॉडी का क्या मतलब है? रिजिड बॉडी मीन्स, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि रिजिड बॉडी मीन्स अ बॉडी इन विच द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ऐसी बॉडी जिसकी एक पार्टिकल पर अगर आप फोर्स अप्लाई करें और पूरी बॉडी मूव करती है, दैट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। फॉर एग्जांपल डोर, व्हेन द डोर इज मूविंग अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप एक पॉइंट पे अगर फोर्स अप्लाई करें तो पूरी बॉडी जो है वो मूव करती है। तो फॉर एग्जांपल ये वही प्रोसेस है कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड लेट अस सपोज दिस इज अ रिजिड बॉडी, दिस रिजिड बॉडी कंटेन्स सो मेनी पार्टिकल्स। इस पार्टिकल का में से m1 और ये डिस्टेंस है r1। r1 का मतलब है रेडियस ऑफ जायरेशन, जो ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दिस इज r2, और इसी तरह दिस इज, ठीक है, m3 के लिए दिस इज r3, और इफ दिस इज द पार्टिकल mn तो दिस विल बी rn। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। तो दिस विल बी m1 r1 स्क्वेयर्ड ओमेगा 1। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल m2 r2 स्क्वेयर्ड ओमेगा 2। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्टिकल m3 r3 स्क्वेयर्ड ओमेगा 3। और द एंगुलर मोमेंटम of the nth particle is mn rn squared omega n। let this is equation number 1। ठीक है। अब अगर आप टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें तो दिस विल बी L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln, इक्वेशन नंबर 2। आप ऐसा करें, पुट
इक्वेशन नंबर 1 यानी 1 में जितने भी इक्वेशंस हैं आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। सो L इज इक्वल टू m1r1 स्क्वेयर्ड ओमेगा 1 m2r2 स्क्वेयर्ड ओमेगा 2 प्लस m3r3 स्क्वेयर्ड ओमेगा 3 और प्लस mn स्क्वेयर्ड ओमेगा n। ठीक है, देखिए बॉडी रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करें तो ऑल द पार्टिकल्स आर सिमल्टेनियसली मूविंग। तो याद रखिए तमाम पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम। देखिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल एंड अप टू द लास्ट पार्टिकल, दिस इज ओमेगा, इट विल बी द सेम। आपने अगर देखा हो वो जो पार्क्स में, आपने तातारा पार्क में देखा हो, वो कराची में क्लिफ्टन में वगैरह वगैरह, वो जो एक सिस्टम होता है कि यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं और मुख्तलिफ चेयर्स होते हैं और उसमें आदमी बैठे हुए होते हैं इस तरह, और द सिस्टम इज मूविंग अराउंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इफ यू सी जो चेयर इधर है, जो इधर है, जो इधर है, जो इधर है, मतलब इस रो में जितने भी आदमी बैठे हुए हैं तमाम की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सेम, साथ साथ जाते हैं। लेकिन लीनियर वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर बैठा हुआ होता है। और आप देखें अक्सर वो चीखें मारता है, मतलब उसको डर लगता है क्योंकि उसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होती है। एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होती है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय r। लेकिन जो दूर बैठा हुआ होता है उसका r ज़्यादा होता है, लीनियर वेलोसिटी भी ज़्यादा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। और जो नज़दीक बैठा हुआ होता है उसका r कम, तो लीनियर वेलोसिटी कम, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सही है, शाबाश। तो एंगुलर वेलोसिटी of all the particles for a rigid body is the same because all the particles are simultaneously moving around the same axis of rotation. Okay, तो ये वैल्यूज अगर आप इधर पुट करें so we can write it like this। देखिए अगर आप इसे इधर पुट करें so L is equal to m1 r1 squared omega प्लस m2 r2 स्क्वेयर्ड ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वेयर्ड ओमेगा और प्लस mn rn स्क्वेयर्ड ओमेगा। तो देखिए दिस इज इक्वल टू, इन तमाम में कॉमन क्या है, ओमेगा कॉमन ले लें। शाबाश, ओमेगा कॉमन ले लो। अगर आप ओमेगा कॉमन ले लें, वो डायग्राम साफ करो। देखिए दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज द nth पार्टिकल। तो इन तमाम की जगह हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 अप टू n mi squared and this is omega। सही है, where I is a running number which runs from 1 up to n। ठीक है, what is this? This is the total angular momentum of a rotating rigid body। लेकिन ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हमें पता है कि sigma from I equal to 1 up to n, this is mi squared is equal to the total moment of inertia of the body। ये आप उधर लिखें तो L is equal to I into omega। This is the total angular momentum of a rotating rigid body। Okay? Any question? No, sir. Thank you very much.